नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र में। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं बता रहा हूं ना, ये हमें भेजे हैं, उनका नाम है राम प्रसाद। राम प्रसाद जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले और एक नौकरी करते थे फील्ड की। उनके पास में एक पुराना स्कूटर कंपनी वालों ने दिया था। ये बात 2003 की है, जब राम प्रसाद जी की उम्र लगभग 24 साल का था। और आज तो बहुत ज़्यादा उम्र उनकी हो चुकी है, लगभग 50-60 के बीच में। तो राम प्रसाद जी बताते हैं कि मैं लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता था। मेरा दिल ही ऐसा, अगर मुझे कोई प्यार से कहता कि राम प्रसाद, इस काम में भलाई है, ये काम हमें करना चाहिए, तो मैं उनकी बात पर विश्वास कर लेता था। सबसे बड़ी मेरी यही कमजोरी थी। लेकिन मैं भूत प्रेत से डरता नहीं था। मैं जवान था, जोशीला था और बिल्कुल शक्तिशाली मैं एक तरह से था। पहलवान सरीखा मेरा शरीर था। अब मैं जो अपने परिवार में था ना, सबसे भाइयों में छोटा था। 3 भाई थे हम। अब तीनों भाई अलग अलग जगह पर अब काम करते थे और मैं सबसे छोटा एक प्राइवेट जॉब में था। अब बाकी जो मेरे तीनों भाई थे ना, अच्छे सरकारी नौकरी पर थे और वो मुझे मना करते थे कि राम प्रसाद, तुम्हें जरूरत क्या है नौकरी करने की? तुम अपना घर को संभालो, माँ बाप का देखभाल करो, और हम तो हैं ना पैसा कमा के देने वाले, तो तुम्हें भागने की जरूरत क्या है? लेकिन सच कहूँ ना, तो मुझे घर में बैठे अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहता था कि मैं भी अपना अब कुछ नाम कमाऊं, मैं भी कुछ मेहनत करूं, 2 पैसा मैं भी कमाऊं, अपने घर में माता पिता का दूं। मेरी इच्छा बहुत थी, लेकिन मैं बहुत कोशिश किया था कि सरकारी जॉब लग जाए, लेकिन मेरी किस्मत में था ही नहीं। आखिरकार मैं प्राइवेट जॉब में आ चुका था। एक अच्छी कंपनी थी, मैं उसमें फील्ड का काम देखता था। कंपनी ने मुझे एक पुराना स्कूटर दे दिया था, लेकिन स्कूटर वाकई में पुराना था, लेकिन दमदार था। कभी उसने मुझे धोखा नहीं दिया। मैं तो उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। खैर, हम मेन कहानी पर आते हैं। और मुझे उस कंपनी में काम करते हुए लगभग 1 साल बीत चुका था। मैं कभी कभी कंपनी में शाम के टाइम जाता था अपना हिसाब किताब देने के लिए। क्या खोया क्या पाया, मतलब जो भी हिसाब किताब, हमें कितना खर्च कितना कमाया, सब कुछ हिसाब किताब दे रहा था। और जो हमारे मैनेजर साहब थे ना, अब थोड़ा सा उनकी स्पीड कम रहती थी। अब हमारे जैसे कम से कम 15-16 लड़के थे। अब एक करके नंबर आ जाता था और वो बैठते थे शाम को 7 बजे, और इस चक्कर में काफ़ी लेट हो जाता। कभी 9 बज जाता था, कभी 10। लेकिन शुक्र मनाते हैं कि ये काम हफ्ता में 1 दिन होता था। अगर रोज रोज होता ना, तो हमें तो रोज लेट हो जाती। खैर, मैं 10 बजे तक, हम पूरे साथी अब सब कुछ हिसाब किताब दे करके निकल चुके थे। सब साथियों के पास में अब मेरे जैसे ही स्कूटर था और अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। मैं भी अपना स्कूटर अब स्टार्ट करके और अपने घर की ओर चल पड़ा था। और मैं लगभग आधा से अधिक रास्ता पार कर चुका था। अभी सर्दी का टाइम था, ठंड का मौसम था, तो गर्म कपड़ा पहन रखा था। बर्फीली हवा चल रही थी। अब मैं ज़्यादा स्कूटर को तेज नहीं दौड़ा रहा था। जितना मैं तेज दौड़ाता ना, बर्फीली हवा जैसे मेरे गर्म कपड़े को छेद करके हम मेरे शरीर में जैसे अपना एहसास करा रही हो, ऐसी सर्द हवा थी। मैं धीमी स्पीड से अपना स्कूटर को आगे बढ़ाता जा रहा था। अब मैं सोच रहा था कि अब घर ही तो जाना है, करना क्या है, आराम से धीरे धीरे चले जाएंगे, और वही मैं कर रहा था। अचानक एक मोड़ था। अब मोड़ के पास जैसे ही मैंने स्कूटर मोड़ा, हेडलाइट की रोशनी में देखा एक लड़की लिफ्ट मांग रही थी। अब मैं नौजवान था, जोशीला था, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, और अभी लग रहा था कि 2-3 साल अभी होने की उम्मीद भी नहीं थी। अब बाकी मेरे जो भाई थे, बड़े भाई, सबकी हो चुकी थी। अब मैं उस लड़की को देखा ना, अब रात के टाइम में बड़ा अजीब सा लगा। ये लड़की इस मोड़ पर रात के टाइम में क्या करने आई होगी? जरूर ये बेचारी या तो इसको बस अब छोड़ गया होगा, या ना जाने क्या बात होगा। इस जगह पे इस रात को तो होना ही नहीं चाहिए।
मेरे मन में बहुत सारा सवाल था, लेकिन वो लड़की का हाथ बार बार हिला रही थी, स्कूटर रोकने की इशारा कर रही थी, और मैं स्कूटर रोक दिया कि चलो पूछ लेते हैं बात क्या है। अब मैं जब स्कूटर जैसे ही रोका, वो लड़की दौड़ के आ गई। थोड़ा सा आप मेरी मदद कर देंगे? बड़ी आवाज मीठी थी, चेहरा भी सुंदर था और अच्छी खासी लंबी भी थी। एक गहरा शरीर था, कपड़े भी ढंग के पहन रखी थी। और एक नज़र में मैं देख करके अब मुझे अच्छा लगा था उसका चेहरा, पहनावा और एक गहरा बदन, बड़े बड़े लंबे बाल। मैंने बोला जी जी बताइए क्या मदद करना है। कहने लगे मुझे आगे तक छोड़ देंगे। मैं बोला कि बिल्कुल बैठ जाइए, वैसे मैं अकेले हूं और देखिए रात का टाइम है, आप यहां कर क्या रही थी। लड़की वही कहने लगी कि देखिए यहां बस स्टैंड है, मैं अब इसी बस स्टैंड पर उतर गई थी भूल करके। अभी जो मेरा कॉलोनी का बस स्टैंड था ना, वो अगला बस स्टैंड है, लेकिन रात का मामला था, मैं पहचान नहीं पाई। कंडक्टर को बोल दी और उसने बस रोक दिया। मैं यहीं पर उतर के एक तरह से काफ़ी देर से फंसी हुई थी, ना तो कोई साधन मिल रहा था और मैं बहुत परेशान थी। मैं कहने लगा हाँ कई बार गलती हो जाती, हम लोगों से भी गलती होती, चलिए देर मत कीजिए, बैठिए, देखिए बर्फीली हवा चल रही है, ठंड का टाइम तो है ही है। आखिरकार लड़की मेरे स्कूटर पर बैठ गई थी। मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वो लड़की मेरे स्कूटर पर बैठी है। एक हरा बदन था, हल्का फुल्का शरीर की थी, और मैं अब एक तरह से बात करते हुए चलने लगा। कहाँ से आ रही? मैं ऐसे ही थोड़ा बातूनी किस्म का इंसान था और लोगों पर तो मैं जल्दी विश्वास कर लेता था। वो अपने बारे में बताने लगी कि मैं शहर में रहती हूँ अपनी बड़ी बहन के पास में, वहाँ मैं अब एक तरह से पढ़ाई करती हूँ और वो पढ़ाई मेरी कुछ दिनों की है, इसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। अभी मैं 1 महीने के लिए अब छुट्टी लेके आई हूँ। कोई ऐसी क्लास कर रही थी जो मात्र करीब 6 महीने का कोर्स था, उसी की पढ़ाई कर रही थी। अब क्या कर रही थी मुझे उस टाइम तो कुछ बताई थी, मैं भूल गया हूँ। हाँ, इस तरह बात करते हुए हम आगे बढ़ने लगे और एक जगह पर जब उसके ठिकाने पर हम आ गए, तब वो बोली कि हाँ देखिए यही है मेरा बस स्टैंड। अब मैं गलती से पीछे वाले स्टैंड पर उतर गई थी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर इंसान से गलती हो जाती है, इंसान गलती का तो पुतला है, इंसान से गलती नहीं होगा तो किससे होगा। तो आपका यहाँ पर घर कहाँ है? क्योंकि वो बस स्टॉप था ना, बिल्कुल सुन सपाटा था। वो कहने लगी कि घबराइए मत, यहाँ से थोड़ी दूरी पर हमारा बस्ती है, मैं यहाँ से आराम से चली जाऊंगी, अब आती जाती रहती है ना। लेकिन उस लड़की को अकेले रात में मैं छोड़ना नहीं चाहता था। रात का मामला था, लड़की जात है, मुझे थोड़ा ठीक भी नहीं लग रहा था। मैं कहने लगा देखिए मेरे पास में वक्त की कमी नहीं है, अब तो रात मेरी है, चलिए मैं आपको आपके ठिकाने तक पहुंचा देता हूं, अब मुझे भी तसल्ली हो जाएगी आप अपने घर तक सही सलामत पहुंच गई। नहीं तो मैं रास्ते में जाऊंगा, आपके बारे में सोचता जाऊंगा कि आप सही सलामत घर पहुंची कि नहीं पहुंची, मुझे टेंशन बना रहेगा। मैं ऐसे ही इंसान हूं, मैं अपने बारे में सब कुछ उस लड़की को बिना बताए बोलते जाता था, बातूनी किस्म का इंसान था ना। लड़की मुस्कुरा कर कहने लगी ठीक है फिर तो मुझे घर पर छोड़ दीजिए। और वही मैंने किया। जब मैं उसकी कॉलोनी में लेके चला और गली में पूरा अंधेरा था, उसका शायद तीसरा घर था, अब उस कॉलोनी का तीसरा घर। मैंने स्कूटर अब एक तरफ से खड़ा कर दिया। लड़की उतर गई और अपनी जेब से चाबी निकालने लगी। तब मेरे बड़ा दिल को धक्का लगा कि लड़की इस घर में अकेली रहती है, इसके परिवार कहाँ है। मैं पूछने लगा कि आपका परिवार कहाँ है। तब वो कहने लगी ईश्वर के सब प्यारे हो गए। बड़ा ही गहरा चोट मेरे दिल में लगा। अभी इसकी उम्र क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल की होगी, और अभी से इसके माँ बाप कोई भी नहीं है। हे ईश्वर, इसके साथ में ये कैसा अन्याय है। मैं मन ही मन ईश्वर से अब एक तरह से विनती कर रहा था। तभी लड़की घर की ताला खोल चुकी थी। कहने लगी जब इतना दूर आ ही चुके हैं तो मेरे घर में पधार लीजिए, गरम गरम चाय बना देती हूँ, ठंड का टाइम तो है ही है। चलिए इसी बहाने हम थोड़ा आपसे बातचीत भी कर लेंगे चाय पीते पीते।
आप मैं क्या करूं, चाय के मुझे अब एक आदत सी भी थी। चाय के लिए तो मैं कहीं भी रुक सकता था, और वो भी सर्दी का टाइम था। मैं बोला देखिए, मैं तो नहीं चाहता हूं, मैं उसको मैंने परेशान नहीं करना चाहता था कि वो मेरे लिए चाय बनाए। मैं अपना घर लौटना चाहता था। लेकिन लड़की ने जब 2-3 बार बोला तो मैं सोचा चलो चाय पी लेते हैं, शरीर में थोड़ी गर्माहट आ जाएगी, और 2-4 बात और लड़की से आमने सामने बैठ के कर लेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि आखिर इसके माता पिता के देहांत कैसे हो गया, और इनके परिवार में और कौन है, ये अकेली इस घर में क्यों रहती है। और वही चर्चा चाय पीते पीते होने लगा। मैं पूछा उसके माता पिता के कि आपके परिवार में ऐसा कैसे क्या हो गया। वो बताने लगी कि पहले मेरे पिता का मौत हुई, और इसके बाद मेरी माँ सदमे में आ चुकी थी, और इसके बाद मेरी माँ की भी मौत हो चुकी। और मैं अब एक तरह से उसकी बात सुन करके मैं थोड़ा परेशान सा हो गया था कि देखो ना, इतनी छोटी उम्र में माँ बाप का साया सर से उठ चुका है, आखिर इसका दुनिया में है कौन। अब उसकी एक बड़ी बहन जो शहर में रहती थी, और जो कुछ क्लास करवा रही थी सब कुछ वही करवा रही थी, ना जाने कौन सी क्लास मैं भूल चुका हूँ। खैर, मैं अब एक तरह से चाय पी चुका था, और एक तरह से उस लड़की से थोड़ा सा अपनापन भी लगने लगा। अब मैं बोला कि ठीक है, अब रात काफ़ी हो गई है, आप आराम कीजिए और मैं निकलता हूँ। हाँ, दुनिया बड़ी गोल है, ना जाने किस मोड़ पर हमारा अब फिर से मुलाकात हो जाए। मैं मुस्कुराते हुए एक तरह से घर से बाहर निकलने लगा। तभी वो लड़की बोली कि देखिए, एक बात कहूँ। मैंने बोला कि आप एक नहीं 3-4 बोल दीजिए इकट्ठे। मुस्कुरा गई लड़की। अब वही तो मैं चाहता था कि लड़की मुस्कुराता रहे, दिल में गम को ना बिठाए। अब मैं जानता था कि वो बहुत दुखी है, माँ बाप अब उसका छोड़ चुके हैं, अब इसका कौन है यहाँ पर। लड़की कहने लगी कि देखिए, आप सबसे अलग हैं। मैंने बोला कैसे। कहने लगी देखिए, एक तो आपने मेरी मदद किया, इतनी रात को आप चाहते तो यहाँ तक नहीं आते, लेकिन आप मेरे को घर तक छोड़े, मेरा हालचाल लिया, एक दोस्त की तरह लगने लगे। तो देखिए, आप जरूर मेरे से मिलिएगा। मैंने कहा देखिए, मेरे पास वक्त नहीं होता, मैं एक्चुअल में फील्ड के जॉब में हूँ और भागता रहता हूँ, कभी इस शहर कभी उस शहर। स्कूटर जो देख रही हो ना, इसके टायर घिस जाते हैं। मैं इतना तेज चलाता हूँ और शहर शहर भागता रहता हूँ ना, तो अब संभव नहीं है। कब किस साइड में रहूँगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लड़की कहने लगी कि ये काम कीजिए, जब भी आपके पास वक्त हो ना, तो आप एक ठिकाना बताइए। और वो ठिकाना जो था ना, मेरे घर से कुछ ही दूरी पर था, उसी रोड पर, उस लड़की के जहाँ घर था, और उससे अगला जो स्टॉप था मेरी कॉलोनी का था। और वो कहने लगी कि आप उस जगह पर मिल जाएंगे शाम के टाइम में। मैं बोला आप उस टाइम में उस जगह पर क्या करेंगी। लड़की कहने लगी कि मैं एक सहेली मेरी रहती है, और मैं घर में क्या करूँगी। अब मैं सहेली के पास चली जाती हूँ, और शाम को उधर से लौटकर अपने घर लौट आती हूँ। अगर आप शाम को उधर से गुजरो तो देख लेना, अगर मैं हूँ तो हम मिल ही लेंगे। एक तरह से उसका ठिकाना बस स्टॉप था, जो मेरा ही वाला था। और उसकी जो सहेली थी ना, अब हमारा गांव तो नहीं था, हमारा कॉलोनी नहीं था, लेकिन रोड के किनारे ही एक छोटी सी कॉलोनी थी, और उसी में सहेली रहती थी, और उसी के पास आती जाती रहती थी। अब उसका कौन था इस दुनिया में। वाकई में उस लड़की से मुझे अब एक तरह से हमदर्दी हो गई थी। प्यार तो नहीं कह सकते, लेकिन हमदर्दी जरूर हो गई थी। हाँ, देखने में अच्छी खासी थी, और मैं उसे हमदर्दी उस टाइम में अब मान रहा था। प्यार तो दूर की बात थी। लेकिन मेरी मुलाकात 1 महीने तक नहीं हुई इससे। एक शाम को जब मैं अब अपना काम निपटा करके बाहर से लौट रहा था, आज जैसे ही मैं अपना स्कूटर लेकर स्टैंड से आगे निकलने लगा अपने गांव वाले रोड पर, तभी वो लड़की मुझे स्टैंड पर खड़ी दिखाई देती। जैसे ही मैं उसको देखा ना, तो मैं तो एक नज़र में पहचान गया कि अरे, ये तो रात वाली लड़की है जिसको मैं उसके घर पर छोड़ा था। हाँ, मैं सच कहूँ, उसको देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ, मैं उस लड़की का नाम जानता था। हाँ, मैं उसका नाम लेके पुकारा, तुम ही हो ना वहाँ पर। वो लड़की मेरी आवाज़ सुन ली थी,
लेकिन मैं हेलमेट पहन रखा था। अब मुझे पहचान नहीं पाई। वो अपनी जगह से हिली नहीं। शायद वो डर रही थी, मुझे कुछ अब ऐसा ही लग रहा था। आखिरकार मैं स्कूटर खड़ा करके हेलमेट उतार करके तब उसके पास गया तब मुझे देख करके खुश हो गई थी। कहने लगे, आप तो कभी दिखाई नहीं दिए और आज अचानक इस जगह पर। मैं कहने लगा ना कि मेरा कोई ठिकाना नहीं होता, कब मैं आऊँगा कब जाऊँगा, फील्ड का जॉब ही ऐसा है। तो देखिए, अकस्मात हमें मिलना था तो हम मिल गए। क्या आप सहेली घर से आ रही है? और उसने बोली हाँ। तो अब ये यहाँ पर किस लिए रुकी है? वो कहने लगी कि कोई ना कोई साधन मिल जाएगा, अब मैं उसी साधन का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन अब अंधेरा काफ़ी हो चुका था। मैं कहने लगा कि मैं आपको घर तक छोड़ दूँ, कि मेरे पास में वक्त ही वक्त है। लड़की मना करने लगी कि नहीं, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। लेकिन मेरे पास में फुर्सत था, मैं घर में जाकर के बोर ही होता। चलो इससे बढ़िया है लड़की के साथ थोड़ा गप लड़ाया जाए, बातचीत किया जाए। अब मैं उससे बोला कि नहीं, बैठ जाइए, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं आपको घर छोड़ता हूँ। आखिरकार लड़की मान गई। अब मुस्कुरा करके स्कूटर पर बैठ गई। मैं उसके घर तक पहुंचा। वही घर था और ताला खोल करके अब फिर हम घर के अंदर आ गए थे। लड़की मेरे लिए चाय बनाने लगी। अब मैं उसको मना किया, ना ना रहने दीजिए, तकलीफ मत उठाइए। लेकिन लड़की मानी नहीं। चाय वाय बना करके ले आई। अब फिर बात को सिलसिला चलने लगा। अचानक चाय पीते पीते लड़की ने एक सवाल पूछ दिया, राम प्रसाद जी, आप भूत प्रेत पर यकीन करते हैं? सवाल बड़ा अजीब सा था, लेकिन मैं अब मानता भी था और नहीं भी मानता था। और मैं कहूँ ना कि मैं विश्वास तो कर लेता था, लेकिन आज तक मैंने भूत प्रेत को देखा नहीं था, तो पूरा यकीन से मैं कह नहीं सकता था। मैंने पूछा बात क्या है? तब वो लड़की कहने लगी कि राम प्रसाद जी, पहले बताओ कि आप इन शक्तियों पर विश्वास करते हो कि नहीं। मैंने अपना ओपिनियन दे दिया था। अब एक तरह से मैंने उस लड़की को बता दिया था कि देखिए, मानता तो जरूर हूँ, लेकिन मैं पूरा यकीन से अब विश्वास नहीं कर पाता कि वास्तव में ये शक्तियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं, क्योंकि मैंने आज तक कभी भूत प्रेत को देखा ही नहीं। तो दिल तो कभी कभी मना करता है कि नहीं, ऐसी शक्ति नहीं होती है। लेकिन जब मैं किसी कहानियाँ सुनता हूँ तब मुझे यकीन करना पड़ता है। तो मेरी तरफ से तो हाँ ही है, मैं थोड़ा बहुत ज़रूर यकीन करता हूँ। बात क्या है? तब वो कहने लगी कि देखिए, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। मैंने बोला ना 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 ना, बुरा मानने वाली अब ऐसी कौन सी बात आप बोलने वाली है? तब वो कहने लगी कि देखिए, मैं पहले आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि ये जो भूत प्रेत की शक्तियाँ होती हैं ना, वास्तव में होती है। मैंने बोला कि आपने कभी देखा है? इतने यकीन से आप बोल रही हैं। तब वो लड़की कहने लगी, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने कब देखा है? तो कहने लगी, छोड़ो ना इन बातों को, एक काम करना था। अब मैं थोड़ा चौंक गया था उसकी बात सुन करके। अभी भी मेरे पास वक्त था। अब मुझे घर में जाकर के इतनी जल्दी अब खाना खाना सोना ही तो था। अब फुर्सत में था, चलो अब थोड़ी देर और बैठकर इस लड़की से बात करते हैं, अच्छा लगता है। अब मैं पूछने लगा कि बात क्या है, कौन सी बात की बात आप कह रही हैं? तब वो कहने लगी कि आप यकीन करेंगे। मैंने बोला कि बिल्कुल यकीन करेंगे, आपकी बात पर मैं विश्वास करता हूँ। तब वो कहने लगी, एक छोटा सा काम करना था। मैंने बोला कैसा काम? तब वो लड़की कहने लगी, छोड़ो, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप भूत प्रेत पर पूरा यकीन तो नहीं करते। अब उसकी बातों में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आने लगा था। मैं कहने लगा कि देखिए, मैं भी भूत प्रेत को आज तक देखा नहीं है और मैं देखना चाहता हूँ कि भूत प्रेत वास्तव में होते हैं। लड़की मुस्कुराती कहने लगी कि नहीं नहीं, आप ये काम नहीं कर पाएंगे। जैसे वो अब मेरे को अब टालना चाहती है कि नहीं, ये काम बताती नहीं। लेकिन मैं भी अपने जिद पर आ चुका था कि देखिए, आप बताइए, हो सकता है कि उस काम को मैं पूरा कर सकूं। काम क्या है? तब लड़की कहने लगी कि आपकी हमें एक पूजा करना है। मैंने बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पूजा आप आराम से कर सकती हैं, और उसके लिए मेरी ज़रूरत क्या है? पंडित जी को बुलाइए
और जो भी पूजा पाठ करवा देंगे आपको आराम से। तब वो लड़की कहने लगी, अरे वो पूजा की बात नहीं कर रही हूँ मैं कह रही हूँ ऐसा एक पूजा है, अब उसको आप एक तरह से अनुष्ठान कह सकते हैं, पूजा तो नहीं लेकिन अनुष्ठान कह सकते हैं। मैंने बोला ये क्या होता है? तब वो कहने लगी, एक तरह से पूजा ही समझ लो, आपकी अब कहा जाए आपकी भाषा में कहूँ तो पूजा ही हो गया। मैंने बोला अनुष्ठान में अब पूजा में फ़र्क क्या है? तब वो लड़की मुझे समझा के कहने लगी कि जो अनुष्ठान है ना, एक तरह का वो भी पूजा है, लेकिन पूजा से अलग हट करके है। मैं उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था। कहने कि इसमें अब कौन सी बड़ी बात है, जैसे पूजा है वैसे अनुष्ठान है तो आराम से कर सकते हैं। तब कहने लगी नहीं, ये जो पूजा है, जो अनुष्ठान मैं बोल रही हूँ, ये एक वीरान जगह में होगा। मैं बोला कि आपके एरिया में आसपास में बहुत सारा वीरान जगह है, आपका घर भी तो वीरान पड़ा हुआ है, अब आपके घर में तो कोई है नहीं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तब मेरी तरफ घूर के देखने लगी, ये कैसा इंसान है, जैसे मुझे परखने की कोशिश कर रही हो कि मैं उसकी बात को समझ रहा हूँ कि नहीं समझ रहा हूँ। अब वास्तव में उसकी बातें मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी उस वक्त में। यह अनुष्ठान शब्द मेरे लिए नया था, अब मैं इसका मतलब आज तक जानता नहीं था। तब मुझे घूर कर देखने लगी और कहने लगी कि ठीक है, आप ये समझ नहीं पाओगे तो आपसे बोलने के फ़ायदा क्या है? मैं बोला कि आप समझाओ तो सही। तब वो एक एक बात मुझे समझाने लगी कि देखिए एक पूजा है और जो होगा शमशान में आप कर पाओगे काम को? मैंने कहा कि मैं शमशान में क्यों जाऊंगा, मेरा कौन सा पूजा होना है? मैं उस लड़की से पूछने लगा, मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। तब वो लड़की कहने लगी नहीं नहीं, आपका कोई पूजा नहीं है, पूजा तो मेरा है, लेकिन वो सब करना है शमशान में आधी रात के वक्त। मैं इस चीज़ को काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि कोई साथी मिल जाए और उसको लेकर के मैं पूजा को, इस अनुष्ठान को निपटा दूँ। मैं कहने लगा कि वहाँ पर अनुष्ठान क्यों करना है, किस काम के लिए? लड़की अब मेरी तरफ देख रही थी, अब मैं भी उसकी बातों में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था और नई नई बातें अब मुझे बता रही थी जो मैंने आज तक जाना नहीं था। खैर वो बताने लगी कि देखिए अगर मैं बोलूँगी तो आप विश्वास नहीं करोगे। मैं बोल पड़ा कि मैं विश्वास करूँगा, अब बताओ तो सही। तब वो लड़की कहने लगी कि मेरे पिता सपने में आते हैं, रात को मैं उन्हीं के सपने देखती हूँ ज़्यादातर, 2-3 दिन 4 दिन, हफ्ता में 1 दिन तो सपना आ ही जाता है। और वो कहते हैं कि बेटी मैं तड़प रहा हूँ, मैं एक तरह से बंदिश में फंसा पड़ा हूँ, मुझे भूत प्रेतों ने कब्जा कर रखा है, घेर रखा है, मुझे मुक्त नहीं कर रहे हैं, और जब तक मैं मुक्त नहीं होऊंगा इस संसार को छोड़ नहीं पाऊंगा, मेरा नया जन्म नहीं होगा। अब मुझे जो भूत प्रेत है ना तड़पाते हैं, मुझे कष्ट देते हैं, तो मुझे इन चीज़ों से, इन बुरे शक्तियों से मुझे दूर करा, एक अनुष्ठान कर। लेकिन मैं सोचती हूँ कि कैसा अनुष्ठान, मैं तो आप ही की तरह थी, मैं भी समझ नहीं पा रही थी। सपने में सवाल पूछती थी कि कैसा अनुष्ठान, मुझे करना क्या होगा। तब मेरे पिता बताते हैं कि देखो इतना सारा सामान लगेगा और वो सामान लेकर के शमशान में जाना है और मेरे नाम से एक पूजा करना है, वो भी एकांत में। और जैसे तुम पूजा कर लोगी ना, अब मैं उन बुरे शक्तियों से आज़ाद हो जाऊंगा, मेरी नया जन्म हो जाएगा। अब मैं कई बार ऐसा हफ्ते में कभी 1 दिन, कभी हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा सपना आता था। मेरे पिताजी मुझे यही बात को दोहराया करते थे कि देख बेटी, मैं बहुत अब एक तरह से अब गंभीर खतरे में घिरा हुआ हूँ, मुझे लोग सता रहे हैं, भूत प्रेत मुझे अब नज़र बंद करके रखे हैं, घरों में कैद कर रखे हैं। जब मेरे पिताजी सपने में आते नई नई तरह की बातें कहते कि बेटी मैं बहुत तकलीफ में हूँ, ये काम कर लेना, मुझे मुक्त करा देना। मैं समझ नहीं पा रही थी, मुझे लग रहा कि स्वप्न है और स्वप्न कहाँ सही होता है। इस तरह करते करते 4-5 महीना बीत चुका था। अचानक मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं अब अपने बहन के बगल में शहर में सो रही थी और अचानक जैसे मुझे कोई जगाने लगा। जब मेरी आँख खुली ना तो मेरे सामने
मेरे पिता खड़े थे और उनकी आंखें बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी और वो गुस्से में थे। वो कह रहे थे कि देख बेटी, मैं तेरे को इतने दिन से कह रहा हूँ कि ये काम कर दे, गांव चले जा और वहाँ से ये काम पूरा कर दे, लेकिन तू मेरी सुनती नहीं है। अचानक पिताजी को सामने देख करके मैं बहुत डर गई थी, घबरा गई थी। मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मेरे बगल में मेरी दीदी सोई हुई थी, लेकिन मैं उनको जगा नहीं पा रही थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे और मेरे पिता मुझे आदेश दे रहे थे कि देख, तू गांव चली जा और पास के शमशान में जा कर के ये अनुष्ठान कर ले, ताकि मैं उन दोस्त शैतानों के चंगुल से आज़ाद हो सकूं। लड़की अब कहने लगी कि इसके बाद मेरे पिताजी मुझे डांट रहे थे कि तू मेरी बात को सुनती नहीं है। और तब अचानक मेरी आवाज़ निकल पड़ी, मैं चीख पड़ी। मेरी चीख के सुन की आवाज़ मेरी दीदी जाग गई। दीदी जाग करके कहने लगी, क्या क्या बात हो गई, क्यों चीख रही है? और तब मैंने उंगली के इशारा किया कि देखो पिताजी खड़े हैं। लेकिन मेरी दीदी मुझे डांट रही थी, अरे तू पागल हो गई है, पिताजी को मरे काफ़ी टाइम हो गया, पिताजी क्यों आएंगे? यहाँ कोई नहीं, तू सपने में है, अभी आके सो जा। वाकई में पिताजी दीदी को नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन मुझे दिखाई दे रहे थे और उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी कि बेटी, मेरे लिए इतना तो कर दे, शमशान में जाके जो मैं बताया हूँ ना, अनुष्ठान को पूरा कर दे। और देख, इसके बाद मुझे उन शक्तियों से छुटकारा मिल जाएगा, इतना तो कर लेगी ना। वाकई में दीदी को समझा रही थी जब पिताजी अचानक चले गए थे, फिर दिखाई नहीं दिए। और तब मैं अपनी दीदी को बता रही थी कि दीदी, ये मेरा कोई सपना नहीं था, पिताजी थे। और मुझे सब बातें मैं बताने लगी कि मेरे सपने में आते थे तो मैं सपना समझ के भूल जाती थी, लेकिन आज तो मेरे सामने में आ गए और सारी बात मैं उनके कहने लगी। लेकिन मेरी दीदी मेरी बात पर यकीन नहीं करती थी और मुझे डांटने लगी कि तू पागल हो गई है, मरने के बाद इंसान कभी लौटता है, तू इन चक्रों में मत फंस, ये सब सपने की बातें होती हैं और सपने के बाद सपने में ख़त्म हो जाती है, हकीकत में नहीं होती है। ज़रूर उस रात तू सपना देख रही थी और जागती हुए। आखिरकार मेरी दीदी मुझ पर यकीन नहीं करती और मुझे डांट दिया, खबरदार ऐसी बात दोबारा मत कहना और ना ये बात किसी को बताना, नहीं तो लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हें पागल समझेंगे। वाकई दीदी के डांटने के बाद मैं सहम गई थी। हाँ, मुझे भी लगा कि दीदी कहीं सही तो नहीं करी है। मुझे क्या वो सपना वास्तव में ऐसा ही मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने पिताजी के सामने देख रही हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने आप पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं, वो स्वप्न नहीं था, वो हकीकत था। जब पिताजी मुझे उठा रहे थे, आप मुझे उठा के अब जैसे आदेश दे रहे हैं कि बेटी तू गांव जा और फिर ये अनुष्ठान को पूरा कर। अब इसके बाद मैं किसी तरह से बहाना करके और दीदी से बोले कि मैं गांव जा रही हूँ, अब वहाँ मेरा घर है, अब थोड़ा साफ सफाई भी तो होना चाहिए, अब मेरी सहेलियाँ हैं, बहुत दिन हो गया उनसे मुलाकात की है, तो मैं ज़रा घूम फिर के आती हूँ, अब मेरा मन भी बहल जाएगा। लेकिन दीदी मना करती रही कि नहीं, उस घर में तेरा है कौन, तू कैसे रहेगी अकेली? और तब मैंने कहा मेरी सहेलियाँ हैं ना, वो मेरे साथ में रहेगी। और वैसे में मैं डरती नहीं दीदी। अब बड़ी मुश्किल से मैं दीदी को यकीन दिला करके आ चुकी हूँ। अब मैं उसकी बात सुन करके गौर करने लगा, ये जो बात बता रही है इसमें सच्चाई कितनी है। और लड़की कहने लगी कि देखो राम प्रसाद जी, मैं इसी काम को करवाना चाहती थी। अब मैं काफ़ी दिनों से अब इसी बात पर विचार कर रही हूँ कि ये काम मैं अकेले कैसे करूँ। अगर मैं किसी और को, अपनी सहेलियों को इसमें शामिल करती हूँ तो मेरा काम हो नहीं पाएगा। वो भी मुझे पागल समझेगी कि कैसी काम कर रही है, किस पुराने ज़माने में पड़ी है, अंधविश्वास में पड़ी है, वो मुझ पर यकीन नहीं करेगी। इसलिए मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी कि ये काम के लिए एक साथी की ज़रूरत है। और तब मुझे आपका ध्यान आ गया। और देखिए संजोग से आप मिल गए हैं, तो बताइए क्या आप मेरी इस काम में मदद करेंगे? अब मैं उस लड़की को देख रहा था, मुझे लगा कि हाँ, अगर वाकई में ये शक्तियाँ होती हैं तो मुझे ये काम करना चाहिए। आखिरकार इसके पिता परेशानी में फंसे हुए हैं, तो क्यों ना इस काम को करवाया जाए। अब मैंने बोला हाँ,
मैं आपके साथ ये काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये काम कब होगा? लड़की कहने लगी, अमावस की रात को, जब पूरा चांद अब एक तरह से गायब रहेगा, पूरा अंधेरा रहेगा, और तब हमें आधी रात के वक्त पास के शमशान में जाना है, जहाँ पर पिताजी को एक तरह से जलाया गया था, और उसी शमशान में जाकर के ये पूरा अनुष्ठान पूरा करना है, जैसे पिताजी ने बताया है। अब आप डरोगे तो नहीं? मैं हंसने लगा और कहने लगा, मैरी मैं डरता नहीं हूँ, आज तक मैं कभी भूत प्रेत को देखा नहीं, चलो इसी बहाने से कम देख तो लेंगे, यकीन तो हो जाएगा कि वास्तव में ये शक्तियाँ होती हैं। और लड़की सही मायने में अब मेरे से आकर लिपट गई थी। अब मैं वाकई में जब वो मेरे से आकर लिपटी ना, तो दिल के अंदर घंटी बजने लगी, और तब मुझे पता लगा कि वाकई में मैं इसे प्यार करने लगा हूँ, चाहने लगा हूँ। मुझे तब तक यकीन नहीं था। लड़की जैसे मेरे से आके अब लिपट करके मुझसे बिछड़ना नहीं चाहती थी। अब मेरे भी कुछ हाल ऐसे ही हो गए थे। आखिरकार मैं 2-3 घंटा उसके घर पर बिताया। जब आधी रात हो गई तब मैं उसके बिस्तर से उठा, तब वो लड़की कह रही थी कि आज यहीं सो जाओ ना, सुबह में चली जाना। तब मैंने कहा, ना 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 ना, मेरी माँ बहुत सख्त है, चाहे मैं कहीं पर भी रहूं, चाहे कितना रात हो, मुझे घर जाना ही पड़ेगा, और नहीं तो मुझ पर सवाल की झड़ी उठा देगी। तू कहाँ था, क्या कर रहा था, घर क्यों नहीं लौटा? इतनी बातें होती कि मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। अब मैं निकल जाता हूँ और आप अपनी तैयारी रखो, हम उसी टाइम में मिलेंगे, मैं छुट्टी ले लूँगा। अब एक तरह से लड़की से प्यार हो गया था, और आखिरकार मैं उसका घर भी देखा हुआ था। आज जब भी मेरे पास में, अब मैं घर तो चला गया, आज जब भी मेरे को टाइम मिलता था अपने काम से, मेरी स्कूटर उस कॉलोनी की तरफ मुड़ जाती थी। आज जब मैं जाता था ना, तो रात की वक्त होती थी, आसपास के लोग सोए हो रहते थे। मैं उस लड़की के दरवाज़ा खटखटाता, लड़की दरवाज़ा खोल देती, अब फिर मैं कमरे में दाखिल हो जाता। 2-3 घंटा हम लोग अब एक तरह से बात करते, आने वाले जो काम करना था उसकी मैं तैयारी के बारे में पूछता, क्या क्या सामान लगेगा, क्या आपने पूरी तैयारी कर ली है? तब लड़की ने कहा कि हाँ, अब एक तरह से सब कुछ तैयार है, कुछ सामान ऐसे हैं जो हमें उसी दिन को लेना पड़ेगा। आखिरकार मैं उस लड़की से अब प्यार में आ चुका था। अब एक आध घंटे उसके साथ आराम करके, प्रेम मोहब्बत करके, अब फिर मैं अपना स्कूटर स्टार्ट करता और फिर अपने घर की ओर लौट जाता। ऐसे ही काफ़ी दिनों से चल रहा था। जब वो अमावस की रात आने वाली थी, अब एक तरह से तिथि भी, तारीख भी बता दिया था कि उस तारीख को अमावस है, और उस दिन में अब आकर मेरे से मिलना शाम के टाइम में, और फिर हमें बाजार भी जाना है और कुछ सामान भी खरीदना है। मैं एक तरह से अब उस काम के लिए तैयार हो चुका था। मैं तो पूरा दिन का छुट्टी ले लिया था, लेकिन मैं जब स्कूटर लेकर के दिन के टाइम जब लड़की के घर पर गया, दोपहर का टाइम था, और तब मैंने देखा कि उस घर पर तो ताला लगा हुआ है, मतलब लड़की नहीं है। तब तक कॉलोनी के जो 1-2 घर के औरतें थी मुझे झांकने लगी थी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, एक शर्मिंदगी से महसूस हो रही थी कि कहीं वो लोग शक तो नहीं कर रहे कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और उसी के लिए आया हूँ। बड़ा घबराहट महसूस हो रहा था। अब मैं अपना स्कूटर मोड़ दिया, अब मैं अपने घर की तरफ लौट गया था। अब मैं अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर अपनी सहेली के पास में गई होगी और वो शाम के वक्त में लौटेगी। सारा दिन अपने घर पर बिताया, आज शाम के टाइम अब जब अंधेरा हो गया था, और तब मैं अपना स्कूटर स्टार्ट करके अब चल पड़ा था। जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंचा, तभी वो लड़की मुझे बस स्टैंड पर दिखाई देती थी। मैं उसका नाम पुकारा, तुम यहाँ पर? लड़की दौड़ के आ गई, बोली हाँ, मैं सहेली के पास गई थी ना, और मैं अब घर ही लौट रही थी। मैंने बोला कि दोपहर के वक्त में गया था तुम्हारे घर पर, वहाँ के जो तुम्हारी पड़ोसी औरतें हैं मुझे घूर घूर कर देख रही थी, जैसे मैं अजूबा हूँ। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा था। तब वो मुझे डांटने लगी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें दिन के टाइम में जाने में? हम लोग छुप छुप के मिलते हैं ना रात के टाइम में, जब कोई देखता नहीं है, सब लोग सो जाते हैं। अब तुमने तो गलती कर दी, आगे से ध्यान रखना। मैं बोला बिल्कुल ध्यान रखूँगा,
कभी दिन के टाइम मैं उस गली में नहीं जाऊंगा। अब क्या करना है, क्या तैयारी करनी है। तब लड़की कहने लगी कि चलो जब आ ही गए हो तो हम बाजार चलते हैं, कुछ सामान खरीदना है और उसको खरीद के ले आते हैं। फिर हम बाजार की तरफ चल पड़े थे। मुझे बड़ा हैरानी हुई जब वो देसी दारू के ठेके पर पहुंची। जब वो उसने बोली कि जाओ एक बोतल देसी दारू उठा लिया, मैं तो शौक रह गया था। मैं तो आज तक कभी दारू को टच तक नहीं किया था, ना किसी नशे के तरफ में मेरा झुकाव नहीं था। अचानक वो लड़की कहने लगी तो मैं अब उसकी तरफ देख रहा था, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दारू क्या होगा। तब वो मुझे समझाने लगी ये अनुष्ठान का एक हिस्सा है, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। आखिरकार मुझे लाना ही पड़ा। फिर आगे बढ़े। अब एक तरह से अब मटन शॉप पर स्कूटर रुकवा दिया कि रोको रोको। मैं बोला अब क्या है, मटन लाना है वहाँ से 5 केजी। अब मैं सही कहूँ ना तो मेरे घर में प्याज लहसुन तक वर्जित था। अब ये सब चीज़ें तो दूर की बात है, हम तो इसकी अब एक तरह से दूरी बना के रखते थे। अगर कोई मटन पास में दिख जाता तो मेरी माँ तो अब एक तरह से दोबारा नहा लेती थी। ऐसे ही मेरे घर का हालत था। अब मैं भी ऐसा ही था लगभग। मैं कहने लगा ना ना ना, मैं ये काम नहीं करूँगा। लड़की अब मेरी तरफ देख रही थी। आखिरकार लड़की मेरी बात को मान गई। कहने लगी ठीक है आप मत जाओ, मैं लेके आती हूँ। इसके बाद लड़की उस मटन शॉप पे चली गई थी। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस अनुष्ठान में अब देसी दारू ये मटन के क्या जरूरत है। लेकिन मैं इन चीज़ों में बिल्कुल नया था, मुझे कुछ मालूम नहीं था। आखिरकार मैं अब जब दिमाग में जोर लगाया लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, तब तक लड़की मटन लेके आ चुकी थी। कहने लगी चलो हम अब घर की तरफ लौटते हैं। तब तक काफ़ी अब एक तरह से अंधेरा और रात भी हो चुकी थी। मैं बोला कि चलो कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं और इसके बाद घर लौटेंगे। आखिरकार हम एक रेस्टोरेंट में पहुँचे, चाय नाश्ता वगैरह किया और तब तक रात के 10 बज चुके थे। रेस्टोरेंट बंद होने वाला था। आखिरकार हम वहाँ से निकले और सीधा वहाँ से उस लड़की के घर पहुँचे। लड़की पूरी तैयारी कर रखी थी, जो जो सामान की ज़रूरत था वो पहले इकट्ठा कर चुकी थी। फूल माला ना जाने क्या क्या, रोड़ी लाल रंग पता नहीं क्या क्या हो, सारा सामान एक थैले में, बड़े थैले में अब उसने रख दिया। दारू की बोतल भी, ये जो मटन लेके आई थी, सब कुछ अब पैक कर दिया। अब इंतज़ार करने लगे। और तब लड़की कहने लगी क्या कुछ मन नहीं कर रहा है आज। अब मैं उसका इशारा समझ गया था। मैंने बोला तुम्हें पूजा करना है ना, अनुष्ठान करना है ना। और तब कहने लगी ये भी तो पूजा है एक। और फिर उसने अपनी बाहें फैला दी। जब हम प्यार में डूब चुके थे और जब इसके बाद अब वो एक तरह से टाइम का अंदाज़ा लगाने लगी और कहने लगी अब हमें निकलना चाहिए। और तब मैंने उसकी आंखों में आंसू देखा था। इस टाइम में आंसू देख करके मैं समझ नहीं पाया था कि इसकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे। मैं उस आंसू का बारे में पूछा कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे, क्या क्या हो गया तुम्हें। और तब अपनी आंसू पोंछते हुए कहने लगी ना ना कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था और इसलिए मेरी आंखों में आंसू झलक आए थे। आखिरकार अब पूरी तैयारी हो चुकी थी। रात लगभग अब आधी रात होने वाली थी। हम अपने स्कूटर स्टार्ट करके अब चल पड़े थे। जब उस जगह पर पहुँचे ना, जो वाकई में शमशान था, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, कोई भी नहीं था वहाँ पर। एक कुत्ता तक वहाँ पर आसपास में नहीं था, बिल्कुल निर्जन पड़ा हुआ था। लाइट जल रही थी, रोशनी थी वहाँ पर। अब जब मैं पहली बार शमशान में आया था ना, तो बड़ा अजीब लग रहा था। हर तरफ में सन्नाटा पसरा हुआ था और हवाएं चल रही थी, सर्द हवाएं थी। अभी भी अब मौसम ठंडा ही था। आखिरकार वो लड़की इधर उधर देखने लगी कि कहाँ अनुष्ठान किया जाए। आखिरकार जहाँ चिता जलता था ना, चिता तो कोई नहीं जल रहा था उस वक्त में। अब फिर उसी स्थान के पास में वो आसन जमा लिया, अपना थैला खोल लिया और उसमें से कुछ बनाने लगी, कुछ वहाँ पर लकीरें खींचने लगी, फूल वगैरह अब विध विध रखने लगी। ना जाने क्या क्या रोली
अब मैं तो जानता भी नहीं था उन चीज़ों के बारे में, और वो सब सजाने लगी। एक गोल घेरा अब उसने मेरे लिए बना दिया था। हाँ, कहने लगी कि इस गोल घेरे में अब आकर के बैठ जाओ। अब इंतज़ार था कि अनुष्ठान होगा, कब शुरू होगा। लड़की आसपास में जैसे देख रही हो, जैसे किसी का आने का इंतज़ार कर रही हो। जब काफ़ी देर हो गया, लड़की सारा सामान इकट्ठा करके अपनी आसन जमा रखी थी और मुझे भी गोल घेरा में बैठा रखी थी। मैंने उस गोल घेरे के बारे में पूछा कि ये क्या है, और तब वो कहने लगी कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। मैं बोला कि यहाँ मेरे क्या होने वाला है, और तब बोली बस ऐसे ही दिल की बात रखने के लिए, और कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने ये गोल घेरा बना दिया है ताकि तुम सुरक्षित रहो। आखिरकार आधा घंटा तक लड़की इधर उधर देखती रही, जैसे किसी का आने का इंतजार कर रही हो। अचानक आसमान की तरफ देखी, जैसे तारों को देख रही है, और अचानक वो अपना पूजा अनुष्ठान शुरू कर दिया। अब विधवित वो ना जाने क्या क्या कर रही थी। दीपक जला रखी थी और उसमें चावल कुछ लाल रंग ऐसे छिड़क रही थी। कुछ मिठाई भी ले रखी थी और वहाँ पर वो रखते जा रही थी। अब ये सब में मेरे लिए नया काम था। अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार अब वो देसी के दारू की बोतल भी अब खोल दिया था, और वो जो मटन था और उसका लिफाफा खोल करके अब जैसे खुला रख दिया था। मैं थोड़ा उससे दूर था, लेकिन मैं साफ साफ देख पा रहा था। अचानक एक शोर सुनाई देना शुरू हुआ। वो शोर जैसे लग रहा था ना कि तेज तेज आंधी अब आने वाली हो। अब मैं तो यही समझा था कि अरे अब तो आंधी आ रही है, तुम्हारा दिया वगैरह बुझ जाएगा। लेकिन लड़की को मैं बता रहा था, लेकिन लड़की मेरी ओर देख नहीं रही थी, अपने ध्यान में मग्न थी। मैं उससे बोल रहा था कि जल्दी करो, देखो तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली है, लेकिन वो मेरी बात को सुन नहीं रही थी, जैसे अपने आप में मग्न हो गई हो। अब वो उसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तभी घना अंधेरा और हो चुका था। हवा तेज चलने लगी। अब सूखे पत्ते जो आसपास के थे अब उड़ने लगे थे। एक बवंडर सा जैसे मेरे आसपास में मंडराने लगा। सूखे पत्ता था ना, जैसे कोई इंसानी रूप लेने लगा था। मैं देखा ना पहली बार, तब मुझे यकीन हुआ कि अरे ये सूखा पत्ता उड़ता हुआ इंसानी रूप कैसे ले सकता है। तब मुझे अब दो आंखें नजर आई जो बिल्कुल लाल लाल दिखाई दे रही थी। अब बड़ी बड़ी आंखें। अब वो मैंने पहली बार इन चीज़ों को देखा था, इन शक्तियों को मैं पहचान अब रहा था कि अरे ये तो वास्तव में ये पत्तों वाला कोई भूत है। अब जैसे पूरा बाउंडर बना हुआ है और उसमें आंखें अब दिखाई दे रही, तो क्या मैं समझूं। वाकई में अब मैं डर चुका था। लेकिन लड़की जो थी ना, बिल्कुल जैसे ध्यान में मग्न हो, उसको दिन दुनिया से कोई अब मतलब नहीं हो। और अचानक वो सूखा पत्ता वाला इंसान मेरे पास में आने लगा। बाउंडर बना हुआ था, गोल गोल घूमता हुआ, और जब मेरे नज़दीक पहुंच गया ना, तो मुझे लगा कि मुझ पर हमला तो नहीं कर देगा। मैं उठकर खड़ा हो गया, और तभी मुझे पीछे से दो हाथों ने थाम लिया। मेरी तो चीख निकल गई थी। और जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे कौन पकड़ा है, कहीं वो बाउंडर तो नहीं है, लेकिन बाउंडर तो मेरे सामने में खड़ा था, तो पीछे में कौन मुझे पकड़ कर मुझे खींच रहा है। और जैसे ही मैं पलट कर देखा ना, तो मैं देखा एक साधु जैसा इंसान, बड़े बड़े बाल, दाढ़ी बढ़ी हुई, अब मुझे पकड़ करके अब पीछे की तरफ खींच रहा था। कुछ बोल नहीं रहा था, बस मुझे खींच रहा था। मेरी हालत खराब हो गई थी। और वो बाउंडर उसी जगह पर, जिस जगह पर वो गोल घेरा बनाया हुआ था, और वहीं पर आकर रुक गया था, और अपनी लाल लाल आंखों से मुझे अभी भी घूर रहा था। और उस साधु जैसा इंसान मुझे अब पीछे की तरफ खींचता जा रहा था। और तभी उसके मुंह से आवाज़ सुनाई पड़ी, तुम इस चक्रों में कैसे फंस गए? तुम कौन से गांव के हो? इस लड़की के जाल में कैसे फंस गए? अब वो आवाज़ साधु की मुझे जैसे गहरे कुएं से सुनाई पड़ रही थी। आवाज़ बहुत भारी, और वो मुझे डांटता रहा और मुझे पीछे खींचता रहा। आखिरकार उस जगह से काफ़ी दूर मुझे लेके आ चुका था। और तब मैंने देखा कि एक वहाँ पर झोपड़ी बनी हुई थी,
वो मुझे झोपड़ी में लेके आ चुका था। अब मेरी सांसें लंबी लंबी में ले रहा था। डर पूरे शरीर में फैला हुआ था। ऐसा था कि दिल की धड़कन इतनी स्पीड से चल रही थी। वो साधु बाबा मुझे डांट रहा था, तुम कौन हो? तुम इस लड़की के जाल में कैसे फंस गए? कौन से गांव के रहने वाले, कौन सी कॉलोनी के हो? मेरी तो आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैं अभी भी सामने देख रहा था, लेकिन वो सब चीज़ें मुझे अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। जैसे लग रहा था कि उस जगह पर पूरा अंधेरा छा गया हो। ना तो लड़की नज़र आ रही थी, ना वो बाउंडर नज़र आ रहा था। सब कुछ जैसे शांत हो गया। तो लड़की का क्या हुआ? कहाँ गई? क्या उसका अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाएगा? आई साधु बाबा अब उस लड़की के बारे में कह रहे थे, तुम इस लड़की के चक्कर में कैसे फंस गए? अब तो मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा था। साधु बाबा अब मुझे एक तरह से पानी दिए, गिलास मटके से निकाल करके, पहले पानी पियो, अपने आप को शांत करो। बाकी में पानी पी करके मुझे बहुत तसल्ली हुई थी। और तब साधु बाबा कहने लगे, तुम हो कौन? किस कॉलोनी के हो? तुम इस लड़की को कब से जानती हो? तब मैंने बोला, वो लड़की तो मेरी फ्रेंड है, अब उस कॉलोनी में रहती है, तीसरा मकान है उसका। साधु बाबा मेरी तरफ घूर रहे थे। तुम किस कॉलोनी के हो? मैंने अपने कॉलोनी का नाम बताया। फिर वो मुझे डांटते हुए कहने लगे, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ? वो हाड़ मांस की लड़की नहीं है, वो एक आत्मा है, एक प्रेत आत्मा है। अगर तुम आप थोड़ी दूर तक उस जगह पर रुक जाते तो तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाता। वो लड़की अपने अंदर तुम्हें समा लेती, सदा के लिए तुम इस धरती से गायब हो जाते। तुम धरती पर नजर ही नहीं आते। तुम्हारे माँ बाप ढूंढते रहते कि मेरा बच्चा कहाँ गया। तुम्हारी लाश तो ना जाने कहीं पर मिलती, खाई पी जंगली जानवर की शिकार बनी हुई। लोग बाग समझ लेते कि तुम्हें जंगली जानवर ने खा लिया है। मेरी तो हालत पतली हो गई थी। मैं कहने लगा, बाबा वो मेरी दोस्त थी, अब मैं उसके साथ अब बहुत दिन से दोस्ती में हूँ। पूरा मैं अब बाबा के सामने बोलने लगा। बाबा मेरी तरफ देख रहे थे, कह रहे थे कि हाँ, वो लड़की ऐसी ही है, वो ऐसी ही दोस्ती करती है, अकेले नौजवान को फंसाती है। फिर वो अपना सिद्ध करने की कोशिश करती है ताकि तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे जैसे लड़के को, आत्मा को पकड़ सके और अपने पास रख सके। ये तो उसी का काम है, वैसे ही करती है। लेकिन आज मैं इस कुटिया में था, तब मैंने तुम्हें अब देख लिया था। जब वो आंधी आई ना, तो मुझे भी एहसास हो गया कि इस शमशान में कुछ हो रहा है। तुम कब लोग आए मुझे पता ही नहीं था, मैं तो सोया पड़ा था। जब आंधी की आवाज़ आई ना, तब मुझे कुछ गलत अंदेशा हुआ। अब इस टाइम में रात का टाइम था। जैसे मैं कुटिया से बाहर निकला, तब मुझे सब कुछ साफ नजर आ गया था। मैं समझ गया वो आत्मा कोई शरीफ लड़का को लेके आ गई है और अपना वही कर रही है, पुराना खेल कर रही है। अब मैं तुम्हें बचा के लाया। मैं बाबा की बात सुनकर के अब बहुत ही डर चुका था। क्या वास्तव में वो लड़की एक आत्मा थी जिसको मैं जिंदा अब इंसान समझ रहा था, जिंदा लड़की समझ रहा था? और लड़की अब मुझे ऐसी बातें बोली थी कि शहर में रहती हूँ और यहाँ मैं अकेले रहती हूँ। सब कुछ मेरे सामने में नाच रहा था। जो जो बात बोल रही थी मुझे अभी भी पूरा यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब बाबा ने अब पूरा उसका भेद खोल दिया तो मैं तो बहुत डर चुका था। अब बाबा कह रहे थे कि अब देखो, इस वक्त तुम्हें जाना ठीक नहीं है। मैंने बोला, बाबा मुझे घर जाना ही होगा, मेरे घर वाले परेशान होंगे, खास करके मेरी माँ जागती रहती है। तब बाबा बोले कि 1 घंटा रुक जाओ, अब 1 घंटे के बाद मैं तुम्हें मेन रोड तक छोड़ दूंगा, तब तुम निकल जाना। बाबा ने ऐसा ही किया था, मुझे मेन रोड तक अब एक तरह से छोड़े, तब मैं अपने घर के लिए निकल गया था। मैं अपनी माँ को बता नहीं पाया कि मेरे साथ में क्या हुआ है। माँ पूछती रही कि आज कहाँ था। मैं बोल दिया कि यार दोस्तों के साथ में था, मौज मस्ती कर रहा था। आखिरकार मेरी माँ को विश्वास हो चुका था। इसके बाद वो घटना को मैं भूलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दिमाग से निकलता नहीं था। जब मैं उस बस स्टैंड पर अब रात बिरात को आता था ना, मुझे लगता था
कि वो लड़की की परछाई मुझे वहाँ दिखाई दे रही है और वो मुझे इशारा करके बुला रही है कि आ जाओ ना राम प्रसाद, आ जाओ ना। और वहाँ पर मैं अपना स्कूटर तेज करके और अपने कॉलोनी की तरफ भाग जाता था। और घर भागता था ना तो दिल की धड़कन बढ़ी रहती थी। मुझे ऐसा भी अनुभव हुआ कि कई बार वो मेरी स्कूटर का पीछा किया है, दौड़ते हुए मेरे तरफ आ रही है। लेकिन जब मैं मुड़ कर देखा ना तो मेरा अंदाज़ा गलत निकला। मेरे स्कूटर के पीछे कोई नहीं था। ऐसा मेरे साथ में साल भर तक चलता रहा और आखिरकार वो सब चीज़ों से मेरा पीछा छूट गया जब मैं वो जॉब छोड़ करके आज शहर में जॉब कर लिया था। अब मैं शहर में रहता हूँ और शहर में ही अब एक तरह से मेरी शादी भी आप ही हुआ था और आज मैं अपने परिवार के साथ में रहता हूँ और मेरे बाल बच्चे भी हैं और मेरी उम्र भी अब काफ़ी हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की राम प्रसाद जी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर कल की रात मिलते हैं इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।